आप वो हमें बताएं। क्यों? ऐसा कोई भी ऐसा डाउट हो नाजुका मालती, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो माइंड में कि ऐसा कैसे, तो वो अभी कर सकते हैं। और आपका जो सिर्फ काम है वो अभी ये है कि मैप में आपको आसपास की लोकेशंस को देखते रहना। बाकी आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट एक आपको अभी हार्ड वर्क करना है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास में जो आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास में जो लैंडमार्क रीजन है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास में जो ओशनिक रीजन है, उनको आपको देखना है। ठीक है? क्योंकि वो जब तक आप नहीं देखोगे खुद से, तब तक वो चीज रटने से नहीं आती है ना? अगर आप जैसे आप ये देख रहे हो, तो इसको आपको बार बार देखते रहना है ना? इसको देखते रहना है। कभी आपसे यही पूछेगा कि तिमोर सागर कहाँ पे है, तो ये देखो मैप क्या होता है कि मैप आपका 100% प्रैक्टिस चाहता है। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है मैप में। जैसे पूछेगा तिमोर सागर कहाँ पे है, तो तिमोर सागर यहाँ पे है। तो पूछेगा कोरल सागर कहाँ पे है, कोरल सागर सी यहाँ पे है। तो पूछेगा सोलोमन सी कहाँ पे है। तो इसी तरह से ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट क्या है, हमने आपको उस दिन बताया था कि व्हाट इज व्हाइट। तो व्हाइट का मतलब होता है वे का एक्सपेंसिव रूप। मतलब अगर वे छोटे साइज में होती है तो व्हाइट उसका बड़ा साइज में होता है। तो ये जो आप बाकी अगर आपसे कोई पूछेगा कि नॉर्दर्न टेरिटरी में मेजर क्रॉप क्या है, तो अगर मान लीजिए, अगर मैं सीधा आपको देता हूँ, सपोज कीजिए कि इस रीजन में ए है ना, और बी, और मान लीजिए सी है ना, और डी। ठीक है, ये चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। अब इसमें क्या है, मैं कह रहा हूँ ये आपसे कुछ गलत नहीं होगा। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं, ठीक है, कि जो शुगर केन है वो किस एरिया में होगा, पहला। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं कि जो माइनिंग है, या कह सकते हैं गोल्ड माइन है, वो कहाँ पर होगी, ठीक है, या डायमंड माइन। फिर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा वीट प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, है ना, या फिर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो सिल्वर माइनिंग कहाँ पर हो सकती है। आई थिंक मुझे ये लगता है कि आप इसमें कोई कंफ्यूजन करोगे, है, दैट इज कॉन्सेप्ट। क्यों? आपके हो सकता है आपके सिल्वर वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा बताओ, ए शुगर केन किस में होगा? ये तो कॉन्सेप्ट नहीं गलत होना चाहिए। क्यों नाजुका? शुगर केन प्रोडक्शन लोकेशन क्या हो सकती है? ए बी डी सी। उन्होंने बहुत अच्छे से बात की है इस पे। पता है मालती? और ये हमने अच्छे से आपको शी रिक्वायर मॉइस्चर। हाँ, आवाज आपकी आ रही है, बताएं, बोलें। बस कम आ रही है मालती आपकी आवाज, कुछ बोल रहे थे क्या? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शुगर कैन इज ए टाइप ऑफ ए ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर कैन नीड मोर रेनफॉल इन कंपेयर ऑफ व्हीट। शुगर कैन को ज्यादा रेनफॉल चाहिए इन कंपेयर ऑफ व्हीट। तो शुगर कैन क्या होगा यहाँ पे? ए में क्या होगा? शुगर कैन। ए में होगा शुगर कैन। ठीक है, अब आता है गोल्ड माइन। हमने आपको बताया था यहाँ पे कुछ माइंस हैं डी में, है ना, कुछ माइंस हैं यहाँ पे। तो डी में गोल्ड माइन हो गया। और वीट आपको पता है सी होगा, वीट आपको पता है कि सी होगा। और सिल्वर जाहिर सी बात है, सिल्वर जो है सैंड में ज्यादा होता है, रेत में। तो इसको हम बी में लगा सकते हैं अगर हम इनमें ही सिलेक्ट करना हो तो। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ए में होगा शुगर, और डी में होगा गोल्ड माइन, और सी में होगा वीट, और बी में होगा सिल्वर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, कि आपसे गलत नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट है।
तो ये रीजन है। और दूसरी इसके इंटरनल वाली चीजें हैं, वो तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। वो तो आपको पढ़नी क्या पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। पढ़ने वाला कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, बहुत जगह आपका हेल्प करेगा। ये आपका है फिजिकल। अच्छा, मालती नाजुका अफरोज, ये बताओ कि इसमें जो कलर डार्कनेस दिख रही है, ठीक है, जैसे ये एक कलर है, ये उसके ऊपर बना था। जैसे एक कलर ये है ए, है ना, और एक कलर ये है बी। बी वाला कलर डार्क है और ए वाला कलर लाइट है ना। और इससे भी डार्क ये है सी, सॉरी सी, सी कलर और डार्क है। तो इस कलर का क्या मतलब होता है यहाँ पे? मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार पूछा था उन्होंने कि क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडिया का जो वेस्टर्न साइड है, वहां पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा है इन कंपेयर ईस्टर्न ईस्टर्न रीजन। तो इसका समझ रहे हैं, इस लाइट लाइट ब्लू का क्या मतलब है? देखो, एक बात ध्यान रखना है कि जो लैंड पे, ये चीज ध्यान रखना, जो लैंड पे कलर डार्क होते हैं, तो लैंड पे कलर जितने डार्क होंगे उतने उनकी हाइट ज्यादा होगी, ठीक है। लैंड पे, मेरी बात ध्यान समझना, लैंड पे जितने मतलब कॉन्टिनेंट पे जितने कलर डार्क ज्यादा होगा उतनी हाइट उसकी ज्यादा होगी। और ओशनिक रीजन में जितनी कलर ज्यादा डार्क होंगे उतनी डेप्थ ज्यादा होगी, ठीक है। यानी ये लाइट डार्क है, लाइट ब्लू है, और ये डार्क ब्लू है, ठीक है। ये लाइट है यहाँ पर और ये डार्क है। तो इस जो रीजन है ना, ये ए और बी, मान लेते हैं बी, जो बी वाला रीजन है वो इन ए कंपेयर डेप्थ कम है। यानी इस रीजन में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, ये जो रीजन आपका है ये वाला, ये इसकी गहराई इस रीजन से कम है, यहाँ गहराई ज्यादा है, यहाँ गहराई ज्यादा है, यहाँ गहराई ज्यादा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आई बात। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा, एक बार यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन, क्या पूछा था मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने ये पूछा था एग्जाम में, देखो ये ज्यादा नहीं है, ये 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है। आप ये मत सोचना कि ऑप्शनल में पहुंच गए, ये मत सोचना। आप ये देख रहे हो, ये इंडिया को देखिए, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा और जल्दी में पूछा है ना। जैसे ये जो इधर लाइट ज्यादा है, ठीक है, यानी ज्यादा दूरी तक लाइट है, और इधर लाइट कम है, तो यहाँ पे तुरंत डेप्थ है, समझ रहे हो, यहाँ पर तुरंत डेप्थ है और यहाँ पर कुछ दूर बाद डेप्थ है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। और मोस्टली हम लोग क्या समझते हैं कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट एरिया में जो डेल्टा ज्यादा है, ठीक है, तो डेल्टा ज्यादा होने की वजह से तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय तट है, वो ज्यादा चौड़ा होगा। लेकिन आप देखोगे ये ज्यादा चौड़ा है, ये है, ये रीजन है इसका, ठीक है। कोई बता सकता? हाँ, दोनों का अब एक साथ मिलाते हैं हम लोग। इसका क्या रीजन है कि ये इधर ज्यादा है, इधर कम है। और सेम चीज मैं अभी आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ये सेम चीज यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ऐसा क्या रीजन है कि जो नॉर्दर्न पार्ट में गहराई कम है, इधर ज्यादा, इधर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत कम है। अब बताएं क्या कह रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी कि महासागर में सर जो डेप्थ है और जो छिछला है, दोनों में से जैव विविधता किसमें ज्यादा होती है? कि जैव विविधता तो छिछले में ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी अगर बात करें क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में, तो नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होगी ऊपर में। क्योंकि रीजन देखो क्या है, जितना ऊपर रहेगा उतना सनलाइट ज्यादा होगी, वो साइंटिफिक रीजन है इसका, ठीक है। जितना, जैसे मान लीजिए वाटर, मान लीजिए 50 मीटर है ना, 50 मीटर में सन रेज ज्यादा जाएंगी इन कंपेयर 200 मीटर में। ध्यान समझ रहे हैं बात को? देखो सारा कुछ क्या होता है, सारा कुछ सनरेज पे डिपेंड करता है। तो इन वाटर बॉडी 50 मीटर डेप्थ में और
250 मीटर डेप्थ में, दोनों में सनरेज कहाँ ज्यादा होंगी? 50 मीटर में, है ना। तो जो सैलो एरिया है जहां पर डेप्थ कम है, वहां पर ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी और सनरेज की एक्सेसिबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो जो एरिया उथले हैं, सैलो हैं, डेप्थ कम है, उनमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। और ये आप देख चुके हो वेस्टर्न घाट में, ठीक है। क्यों है वो साइंटिफिक रीजन हमने आपको बता दिया। ऑक्सीजन भी एक लेवल तक ही जाती है ना। और देखो ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? प्लांट। और प्लांट कब कब सरवाइव कर पाएगा? जब उसको फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस किससे होगा? सनलाइट होगी, है ना। तो जितना सनलाइट को ट्रेवल कम करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा मिलेगी ना। बस, समझ रहे हैं बात को? यस सर। सर ये एक चीज और पूछना था। हम्म सर जैसे महासागर हैं उनका सर एक साथ ही तो मिले हुए आपस में, किस बेस पे उनको अलग अलग किया गया है? जैसे कॉन्टिनेंट की तरह अलग अलग स्ट्रक्चर तो नहीं है, वो तो पूरा पानी ही है, फिर कैसे उसको सेपरेट किया गया है अलग अलग महासागर? देखिए, हमने जब ओशियन की ओशियन की या फिर कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन दी थी। हमने कहा कि कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि कौन कॉन्टिनेंट है। बस ये बताया था मैंने कि जो अदर रीजन से डिफरेंट दिखता हो, है ना, अलग दिखता हो। जैसे हम मान लेते हैं अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन, ये तो क्लियर है कि उसका जो एरिया है वो इंडियन ओशियन के पास में नहीं। तो हम इंडियन ओशन, मतलब एक डिसकनेक्टिविटी है। कहाँ से डिसकनेक्टिविटी इसकी? कहाँ कहाँ से है? एक तो है कैरेबियन के जैसे मैं आपको मैप पे ले चलता हूँ। देखिए, जैसे ये रीजन है, ठीक है, और जैसे ये है। तो जब हम इसको मैप को देखते हैं तो इस अटलांटिक ओशन की डिसकनेक्टिविटी है ना यहाँ से, तो हम इसको ये नहीं कह सकते ये यहाँ भी आया होगा। इस एरिया को नाम रख दिया गया इंडियन ओशियन, इसको, और बाकी इसको रख दिया पैसिफिक ओशियन। तो कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब हैं तो सब आपस में जुड़े हुए, बस नाम रख दिया है ज्योग्राफर के द्वारा, और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ का पानी निकालोगे और यहाँ का पानी निकालोगे तो कोई बता देगा कि भाई ये अटलांटिक ओशियन का है, ये पैसिफिक ओशियन का। हाँ, बता सकता है, लेकिन एक रिसर्च लेवल पे जाके, है ना। लेकिन कॉमन पीपल नहीं बता पाएगा कि यहाँ ये वाटर आपने पैसिफिक ओशियन से लिया है, ये आपने इंडियन ओशियन से लिया है, और ये आपने अटलांटिक ओशियन से लिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता। बस हम लोगों ने एक नाम रख दिया पहचानने के लिए। जैसे नाउन होता है ना इंग्लिश में, नाउन नाम, है ना। नाम का मतलब क्या होता है? केवल आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए, और कुछ भी उसका कारण नहीं है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है मैं जरा से फटाफट आपको समझा देता हूँ, पूरा पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना और अप्लाई करने की कोशिश करना। हमने आपको एक थ्योरी बताई थी, प्लेट टेक्टोनिक या कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। उसमें क्या बोला गया था कि जो पेंजिया है वो कुछ इस तरह से अलग हुआ है, मतलब इस तरह से, यानी जो अफ्रीका वाला पार्ट है वो, यानी अफ्रीका वाला पार्ट साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका से अलग हुआ है, इंडिया वाला पार्ट अफ्रीका से अलग हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखो भाई, बात ध्यान समझना, साउथ अमेरिका वाला पार्ट, साउथ अमेरिका वाले पार्ट से अफ्रीका अलग हुआ है, अफ्रीका वाले पार्ट से इंडिया अलग हुआ है। एक जो मूवमेंट चल रहा है वो कुछ इस तरह से चल रहा है, ऐसे करके, ठीक है। अब हमने ये भी हमने पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया वो इंडिया से अलग हुआ है। अब एक मैप को लेके चल, आपको पूरा फिगर समझ में आ जाएगा कि कहीं भी क्वेश्चन आप गलत नहीं होगा। जैसे हमने क्या बोला, पहले हमने ये देखा, हमने क्या देखा कि जो ये जो एरिया है ये वाला, ये इससे अलग हुआ है ना। थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ये इससे अलग हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया इससे अलग हुआ है, ठीक है। और ये इसका मूवमेंट ऐसा ही तो है, इसका मूवमेंट कुछ ऐसा ही तो है। और फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया है वो इससे अलग हुआ है। यही कुछ नॉर्मली हम लोग एनसीईआरटी समझते हैं, है ना, यही हम लोग समझते हैं। तो यस सर। अब देखिए, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे हुआ। जब हम इस एरिया को
ध्यान समझिएगा, जब इंडिया को यहाँ से अलग करेंगे, कहाँ से, मेडागास्कर के रीजन से, तो मेडागास्कर के रीजन से अलग करेंगे तो कुछ भाग उसके साथ चला जाएगा, खिंच जाएगा, ठीक है। इस कोई चीज ऐसे करके तोड़ते हैं और कोई भी चीज हम ब्रेक करेंगे तो पीछे वाला पार्ट उसके साथ रह जाएगा, है ना। कोई चीज खींचेंगे तो पीछे वाला पार्ट उसके कुछ साथ रह जाएगा। यही पोजीशन यहाँ पर है, इधर आप देखिए, इस रीजन में देखिए, यहाँ पर अगर ये यहाँ से अलग हुआ है, अगर ये यहाँ से अलग हुआ है, यहाँ से अलग हुआ है, तो इसका मतलब कुछ यहाँ वाला पार्ट इसके यहाँ पे रह गया। तो जो पोजीशन यहाँ पर है उसके यहाँ से अलग होने की वजह से कुछ भाग कनेक्टिविटी बच गई, और सेम चीज यहाँ पे है कि इसके भाग की कुछ भी कनेक्टिविटी बच गई। तो इसलिए इस रीजन में जो कॉन्टिनेंट सेल्फ है वो नहीं है, और न ही इधर बहुत ज्यादा है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है। अब आप पूरे वर्ल्ड के मैप में समझ पाओगे, है ना, कौन सा एरिया कहाँ से, मतलब ये देख रहे हो, यानी ये उन्होंने बताया है कि ये वाला जो भाग है वो इससे अलग हुआ है, इससे अलग हुआ है ना। और ये हर जगह आपको ऐसे फिगर आपको देखने को मिल जाएंगे, हर जगह इस तरह से। तो यही है। तो अगर आपको कभी आप एक्सप्लेन करना पड़े कि क्या रीजन है, ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा है, और क्या रीजन है कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा है और ईस्टर्न में कम है। तो आप बता सकते हो कि जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ था, उसको भी छोड़िए, जब प्लेट टेक्टोनिक में प्लेटों का मूवमेंट हुआ है, तो जो ये सीधे सीधे हमें कहाँ से बताता है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे, नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हाँ हाँ, ये वाला पार्ट जो है ये कहते हैं कि यहाँ से निकला है, यहाँ से, इनका कहना है ये वाला पार्ट यहाँ से निकला है। ये कभी ये वाला जो पार्ट है ना, कभी इस रीजन में शिफ्ट था पहले यहाँ पर, तो यहाँ से अलग होके ये गया है, ठीक। तो ये एक रीजन हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि ये इधर मूवमेंट हो रहा है तो इधर तो नहीं हो। तो मेरा सिर्फ पर्पस ये था बताना आपको कि जो ऑस्ट्रेलिया के मैप में जो नॉर्दर्न साइड में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा है, इससे क्वेश्चन रिलेट करके इंडिया से बना है ना। क्योंकि जो डेल्टा रीजन है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो डेल्टा होते हैं वो ओशनिक रीजन में नहीं होते हैं, डेल्टा हमेशा कॉन्टिनेंट में होते हैं। नदियां कभी समंदर को कवर नहीं कर सकती, कभी भी, कितनी भी नदी बड़ी हो जाए, जो डेल्टा है वो हमेशा कॉन्टिनेंट पे ही होगा, हमेशा लैंड पे ही होगा, ओशनिक रीजन में नहीं बनता डेल्टा कभी भी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कभी आपके माइंड में आए कि नहीं जी ईस्टर्न वाला पार्ट तो नदियां इतनी सारी मतलब सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं तो वहां पे ज्यादा होगा, तो ऐसा नहीं है। वो उसी लेवल तक डिपॉजिट कर सकती हैं जहां तक उनकी लिमिट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और why cannot sugar cane grown at the sea area, both a and a and c are tropical, ए एंड सी, सी ट्रॉपिकल कहाँ में था, मुझे तो अभी मैप भी नहीं याद है, क्यों ना चुका, सी मैंने शायद यहाँ लगाया था, सी मैंने तो यहाँ लगाया था ना शायद, यहाँ पे, है ना, सी मैंने यहाँ लगाया था, क्यों, किसी को याद है मैप में मैंने कहाँ सी लगाया था। हमने जहां तक मुझे याद है हमने ए वाला ऑप्शन यहाँ लगाया था, और शायद डी वाला यहाँ लगाया था, और बी वाला मैंने हाँ बी वाला यहाँ लगाया था, और सी यहाँ लगाया था। तो सी ट्रॉपिकल में कहाँ पर है, ट्रॉपिकल का मतलब है कि ये रीजन, ट्रॉपिकल का मतलब यही है ना, ये जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है, तो ये वाला रीजन ट्रॉपिकल रीजन में आता है। क्लियर है, नाज़िका कोई डाउट तो नहीं है अभी। सर मुझे भी एक बात समझ नहीं आती, हाँ जब भी कर्क रेखा गुजरती है तो उसके ऊपर वाला तो सर हम लोग ट्रॉपिकल रीजन ले लेते हैं, लेकिन नीचे कितना लेना है ये समझ नहीं आता,
क्या ऊपर जितना एरिया लिए हैं उतना ही नीचे भी लेते हैं उसमें? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। सर जैसे ऑस्ट्रेलिया से बीचों बीच से मकर रेखा गुजरी है, तो उसके ऊपर के जितने एरिया को हम ट्रॉपिकल रीजन में लेंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया के साउथ के उतने ही रीजन को उसको भी हम ट्रॉपिकल में लेंगे? देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर समझना। पहली बात ये है कि ये बहुत कंफ्यूजन है, पता नहीं कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, जैसे ये है? अ, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, कलर चलो कोई नहीं, है ना, इसको मिटा देते नीचे वाले को, दोनों को कर देते। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्लियर है। अब ये, अब आपको एक चीज समझ, जो एरिया है वो ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला एरिया है, ये बस। नॉर्थ वाला एरिया इंडिया का, ये किसने बोला कि आपको यूपी ट्रॉपिकल रीजन में आता है? ये रीजन ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न वाला कभी भी यूपी में नहीं आता है, यूपी या बिहार नहीं आता है ट्रॉपिकल रीजन, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंडिया, यूपी में शुगर कैन होता है, ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर मतलब बहुत कम नहीं है। और एक बात ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र में शुगर केन होता है या तमिलनाडु में होता है या केरला कर्नाटका में होता है, वो ज्यादा क्वालिटी वाला शुगर केन होता है इन कंपेयर यूपी या पंजाब या बिहार या वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये रीजन है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो शुगर केन आप चाहोगे तो उत्तराखंड में नहीं होगा, है ना, लेकिन जो रेनफॉल चाहिए शुगर केन को वो है 150 टू 200, 150 से चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपको इरिगेट करना पड़ेगा, सिंचित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रीजन है, और ऐसा एकदम नहीं है कि जो इंडिया वाला रीजन है वो, आपको कभी ये सोचो कि ये वाला जो रीजन है, अगर मैं आपको इसको देखूं, है ना, ये जो रीजन है वो केवल इसी यहीं तक है ना, वो केवल जो इसी इसी रीजन तक है, यहीं तक है बस। ये जो ये रीजन है ना, ये नहीं है ट्रॉपिकल रीजन में, बिल्कुल नहीं है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अलग बात है कि 46 टेम्परेचर यहाँ भी होता है, ये अलग बात है, लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता, ये टेम्परेट में आता है ना, अकॉर्डिंग ज्योग्राफी। बात समझ में आ रही है ये? हम्म। क्योंकि एक बात मैं सर हाँ सर वो सब ट्रॉपिकल रीजन होगा ना? हाँ, वो सब ट्रॉपिकल रीजन होगा। देखिए एक चीज समझिए, जब हम लोग इक्वेटर से चलते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल वे में, जब नॉर्मल वे में हम लोग इक्वेटर से चलते हैं तो एक बात याद रखना है कि सबसे पहले इक्वेटर का जो रीजन है, सबसे पहले तो यहाँ पर इस रीजन में सबसे पहले तो आएगा ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन, फिर आएगा सब ट्रॉपिकल, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे सब ट्रॉपिकल, इसके ऊपर वाला, फिर आएगा टेम्परेट रीजन, क्या आएगा, टेम्परेट आएगा, है ना, फिर आएगा पोलर रीजन उसके बाद, ठीक है। मतलब उसका अलग अलग नाम भी बोलते हैं, टुंड्रा टैगा, लेकिन पहला है ट्रॉपिकल, दूसरा है सब ट्रॉपिकल, और तीसरा है टेम्परेट, और फिर है पोलर। तो नॉर्मली क्लासिफिकेशन ये है। क्लियर हुई बात? हाँ सर। हाँ, तो ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि मैं जब भी ये डिस्कस करता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हमेशा बोलता हूँ इन बिटवीन
एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज नोन एज द ट्रॉपिकल रीजन, है ना, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं उसको, हमेशा ये चीज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक होता है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन का मतलब होता है कि 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इन द पार्ट ऑफ इक्वेटर रीजन, ठीक है। इक्वेटोरियल मतलब कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय अलग है, उष्णकटिबंधीय अलग है। उष्णकटिबंधीय को इंग्लिश में ट्रॉपिकल कहते हैं और भूमध्य रेखीय को इक्वेटोरियल कहते हैं, बस ये है, ठीक है। अब सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं आर्कटिक। हाँ, तो आर्कटिक रीजन हम एज ए क्लाइमेटिक बेस पे बात करते हैं ना उसका, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक की फटाफट। कोई नहीं, जो भी देखो यहाँ पे डाउट सब क्लियर करना है, मतलब आपको मैं आपको बता दूं, इस क्लास में आपको 6 क्लास से लेकर यूपीएससी तक के डाउट करना है क्लियर। बिल्कुल शर्माना नहीं है कि ये बहुत छोटी चीज हमें नहीं पता है, बहुत सी बातें नहीं पता होती है ना। हमें भी नहीं पता शेयर मार्केट कैसे ऊपर नीचे जाता है, तो कोई छोटी वाली बात नहीं, हमारा वो एरिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। चलिए साउथ अमेरिका देखते हैं। तो साउथ अमेरिका में क्या था, पहले तो कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं, ठीक है। और बेसिक बातें इन द सेंस ये है ना, साउथ अमेरिका। तो बेसिक बातों से पहले कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वहीं से हम करेंगे। ये है कुछ बेसिक, ये है साउथ अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट इंटायरली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से पश्चिमी हेमिस्फीयर में है, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या होता है वो आपको देखना है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद है इसमें मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, मोस्टली, ठीक है, विद रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब समझ गया कि लोकेशन उन्होंने बता दी पूरी कि साउथ अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट इंटायरली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है ना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब ये होता है अच्छा चलो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ खाली पेज तो मिलना चाहिए कहीं। हाँ, देखो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का क्या मतलब है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब ये है कि ये पृथ्वी है ना, और उस पृथ्वी के जो 0 डिग्री लाइन है ना, ये 0 डिग्री जो लाइन है, ये वाली ये लाइन है, तो टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं। तो इधर है ना, इधर है रीजन ये वेस्टर्न, ये वाला रीजन, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाला कौन सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो जो इसमें ये बात बोली है पीडीएफ फाइल में, शायद इसी में था ना, हाँ, ये जो क्या बोला उन्होंने ये समझ गए। दूसरा पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि ये साउदर्न हेमिस्फीयर मोस्टली, क्या लिखा हुआ है इसमें, मोस्टली पार्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। मोस्टली पार्ट साउदर्न मतलब मोस्टली जो है वो उसका इक्वेटर से साउथ में है, इक्वेटर से साउथ में है मोस्टली ये वाला। तो स्मॉल पोर्शन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो पहले हमें बात एक बताइए आप लोग कि जो ये लाइन इसमें दी हुई है, क्या वो आपको क्लियर है इस पीडीएफ में? नहीं हो तो बताएं कि साउथ अमेरिका इज अच्छा ये नहीं है, हाँ ये है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इंटायरली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये बात क्लियर है सबको? बताएं। यस सर। यानी ये 0 लॉन्गिट्यूड के वेस्ट पार्ट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है विच कॉन्टिनेंट कंप्लीटली इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच कॉन्टिनेंट कंप्लीटली इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर।
ऑप्शन में भी यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, है ना। तो कौन सा कंट्री है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कंप्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी जो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके वेस्टर्न साइड में, तो वो है साउथ अमेरिका। उसमें क्या बोला, फिर बोला है कि मोस्टली पार्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उसका मैक्सिमम पार्ट किसमें है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी इक्वेटर से नॉर्थ में मैक्सिमम पार्ट, नॉट कंप्लीटली। ठीक है, आपको पता है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इक्वेटर जो है वो यहाँ से क्रॉस होती है ना, इक्वेटर जो है वो लगभग यहाँ से क्रॉस होगी शायद, है ना, या इससे नीचे से होगी, इस रीजन से। तो जो मोस्टली पार्ट है वो किसमें है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, कुछ पार्ट है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो यहाँ आपको समझना है ना, क्वेश्चन को बना सकता है विच कॉन्टिनेंट कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न, इन साउदर्न हेमिस्फीयर, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है। उसके बाद आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई कि हाँ, कि पूरी तरह से ये कंप्लीट है ये वाला पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये है साउथ अमेरिका बॉर्डर्ड ऑन द वेस्ट बाय द पैसिफिक ओशियन। चलिए हम इसको ना निकाल के हम सीधे मैप को निकाल देते हैं, ठीक है, ये हम लोग खुद से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, खुद से डिजाइन करेंगे। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या है। अब देखते हैं इसके जो ईस्टर्न पार्ट है, दैट इज द ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन कौन सा है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। कभी आपसे पूछेगा ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ईस्ट में क्या है, तो दैट इज द अटलांटिक ओशियन, है ना। इन वेस्टर्न पार्ट दैट इज द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। इन नॉर्दर्न पार्ट इज द कैरेबियन सी, Caribbean Sea, Caribbean Sea in the northern part. In southern part, southern hemisphere, southern ocean, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी लोकेशंस की, तो ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, इसके नॉर्थ में कैरेबियन सी है, और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, और साउथ में साउदर्न ओशियन। तो ये हो गया आपका ओशनिक डिवाइडेशन, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया, हमने 2-3 बातें समझी हैं, 3-4। पहला पॉइंट तो हमने ये डिस्कस किया है कि जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, तो साउथ अमेरिका है वो कहाँ पर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद है दैट इज मोस्टली, है ना, मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में है ना, और बहुत छोटा है ना, वेरी स्मॉल पोर्शन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसके वेस्ट में ओशियन कौन है, फिर हमने देखा इसके ईस्ट में ओशियन कौन है, फिर हमने देखा इसके नॉर्थ में क्या है और इसके साउथ में क्या है। तो ये कुछ कुछ बातें हो गई समझ के, ठीक है। अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा कौन से ओशियन का जो पार्ट है इंडिया इसको कवर करता है, तो अब देखो अटलांटिक ओशियन का ज्यादा रीजन है, देख रहे हो, अटलांटिक जो ओशियन है वो ज्यादा एरिया को कवर किए हुए इन कंपेयर ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। लंबाई भी देख सकते हो ना, इसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो ये आपको खुद से मैप से समझना है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में बना सकता है वो, है ना, कभी ये एग्जाम में बना सकता है। हमने क्वेश्चन नाजिका मैंने ये बोला कि वो बना सकता है कि पैसिफिक ओशियन ज्यादा कवर करता है साउथ अमेरिका के अटलांटिक ओशियन। अगर आपको लेंथ देख रहे हो, लंबाई देख रहे हो,
तो अटलांटिक ओशियन ज्यादा कवर करता है इन कंपेयर ऑफ द पैसिफिक ओशियन। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये लंबाई देखोगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप देखोगे, तो ये लंबाई इस लंबाई से कम होगी, है ना, अटलांटिक ओशियन वाले से। तो ये हम लोग मैप में देख के समझ पाते हैं, मैप में देख के हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है, ये चीजें। तो और कभी आपके ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्राजील है वो किस ओशनिक के क्लाइमेटिक कांटेक्ट में है, तो वो अटलांटिक ओशियन के कांटेक्ट में है। तो एक बार आपको ये सब अच्छे से समझना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा, अभी वॉइस ठीक आ रही है नाजवा? अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को शायद हमने कुछ लिखा होगा। हाँ, ये भी सेम चीजें देखेंगे आप। साउथ अमेरिका इज बॉर्डर्ड ऑन द वेस्ट पैसिफिक ओशियन एंड नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कैरेबियन सी एंड नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट जनरली 12 सॉवरेन स्टेट। अब इसमें एक चीज और है, इसमें 12 स्टेट मतलब 12 सॉवरेन स्टेट्स है, 12 अगर आप देखोगे तो 13 मिल जाएंगे, लेकिन सॉवरेन का मतलब एक है, जैसे फॉकलैंड है तो फॉकलैंड पर यूके का कब्जा है, यूके का, वो हम लोग बात करेंगे उस पे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये बेसिक था इसका। अभी हम सिर्फ इतनी अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि आपको जो 2-3 बातें मैंने आपको डिस्कस की हैं अभी, है ना, ठीक है। एक स्क्रीन पे आप हो अभी, ठीक है, स्क्रीन पे हो। अभी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। आपका क्या काम है, ये आपको मैप भी मिल जाएगा, ये वाला भी मैप आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग देखना कि कौन सा कंट्री कहाँ पे, और इसमें आपको जो कंट्री है उनकी कैपिटल याद करनी है। कैपिटल मैंने आपको दे दी है, वैसे आप खुद भी ये चीज कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है। अब आगे आपका जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो हम लोग कल, हाँ, तो नेक्स्ट इसका पार्ट है, हाँ, ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग कल कर लेंगे, अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का। अभी आपको मैंने क्या क्या बातें की हैं, लोकेशन ऑफ साउथ अमेरिका इन ग्लोब, ईस्टर्न वेस्टर्न ओशियन और सी, और फिर हमने आपको लिस्ट दी है, अभी आपको लिस्ट दे देंगे पीडीएफ फाइल में, और उसमें कंट्री की कैपिटल आपके आता है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि पैरागुवे की कैपिटल क्या है, चिली की कैपिटल क्या है, और लीमा मतलब बोलीविया कैपिटल क्या है। तो 12-13 कंट्री है, कैपिटल दी हुई है, वो आप याद कर लेना। और नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में 3 क्लास करेंगे इस पे, और कल कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है, इस पे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स में ई रुपीज, ठीक है, ई रुपीज टॉपिक है हमारा ये। ई रुपी बारे में सुना है, क्या है ये बताएं। वैसे मैंने ये टॉपिक आज आपको, पेमेंट सिस्टम है। हाँ, अगर इसको बहुत सिंपल वर्ड में समझें, ठीक है, तो कैशलेस कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मीडियम, लिख लीजिए, कैशलेस कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम। यस, कॉन्टेक्टलेस भी है। कॉन्टेक्टलेस का मतलब है इसमें आप उसको, जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी को पे किया, ठीक है, जैसे पेटीएम से मैंने किसी को पे किया, तो हमारा नंबर चला जाता है। जैसे आप जो मान लीजिए फीस भेजते हो, तो जो आपका पेटीएम होता है उसका नंबर आ जाता है। और आपको अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटी सी वो है, केस है दिल्ली का। दिल्ली में क्या हुआ था, एक
भतीजे ने अपने चाचा को मार दिया, ठीक है, तो कुछ होगा प्रॉपर्टी का। और ये हमारे पड़ोस की बात थी, मतलब मुखर्जी नगर में, दिल्ली मुखर्जी नगर की बात थी। तो उस जो जो लड़के ने मारा था वो ऑटो में बैठा था और उसके पास पैसे नहीं थे। तो ऑटो वालों को डाउट हो गया कुछ गड़बड़ है। तो उस ये न्यूज में भी आया था कि कैसे पुलिस ने पकड़ा है। तो उस ऑटो वाले को उस लड़के ने पेटीएम से पैसे दिए। तो ऑटो वाले से पूछताछ की गई तो उस ऑटो वाले ने बता दिया कि हाँ सर ऐसे ऐसे था और उसने इस पेटीएम से मुझे पैसे दिए। तो पेटीएम से पूरा एड्रेस निकल गया उसका। तो ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्टेक्ट लेस है, मतलब अगर आप किसी को ये वाउचर देंगे तो आप किसने दिया ये पता नहीं रहेगा, है ना। ये क्यूआर कोड टाइप का है, तो लिख लीजिए क्या है ये। दैट इज ए कैशलेस कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम, ठीक है, कैशलेस कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम। और किसने ये स्टार्ट किया है? स्टार्ट बाय यूपीआई, यूपीआई ने स्टार्ट किया। इन द प्रेजेंट टाइम दैट विल बी यूज इन हेल्थ सेक्टर, ये अभी हेल्थ सेक्टर में यूज होना है, ठीक है। तीन बातें है क्या ये? तो ये कैशलेस कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम, एक क्यूआर कोड मिलेगा और क्यूआर कोड से स्कैन होगा वहां पे, ठीक है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया है ये? यूपीआई ने, है ना। यूपीआई ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें यूपीआई से हम बात कर लेंगे क्या है। तो यूपीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और ये अभी हेल्थ सेक्टर में यूज होना है इसका अभी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी डिटेल में आप पढ़ लेना, मैंने ये डाला है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे क्या है। ई रुपीज पे देखिए, मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन दिया है। Consider the following statement with respect to the e-rupee. It is a cashless and contactless digital payment medium which will be delivered to mobile phone of beneficiary from an SMS string or QR card. देखो इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, है ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप इंटरनेट बैंकिंग से या पेटीएम से या गूगल पे कुछ भी, तो यू ऑलवेज नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, बट इसमें नहीं है, ठीक है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, है ना, ये सही है, NPCI ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर है। और ये अभी जो NPCI इससे क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में बना था, है ना, याद है आपको शायद? यस सर। हाँ उनमें यस सर, एटीएम को लेके बना था सर। यस, एटीएम को लेके बना था। तो जो ये अथॉरिटी, ये एक कॉर्पोरेशन है जो पेमेंट से रिलेटेड काम करता है, ठीक है, तो पेमेंट रिलेटेड काम करता है, तो ये दोनों सही है। तो बस ये कुछ एडिशनल बातें लिख लीजिए कि पहला तो ये कि कुछ मैक्सिमम बातें इसमें दी हुई हैं कि अभी फिलहाल ये हेल्थ सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है और एनपीसीआई ने, यूपीआई ने इसको शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। और एक्सेप्ट e-rupees not to need the internet service, इंटरनेट सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है, ये चीजें हैं। तो कैशलेस एंड डिजिटल पेमेंट, ठीक है, ये जस्ट उसी पीडीएफ में है, उसके आगे, ठीक है, ये पूरे पीडीएफ ही मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA, अभी ये न्यूज में था, ठीक है, CGA बताएं। दीपक दास, CGA अभी बने हैं, ठीक है, दीपक दास बने हैं और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, बहुत सी बातें वहां पर आ जाएंगी।
Consider the following statement with the respect to the Controller General of Account. The Office of Controller General of Account derived mandate from the Article 150 of Indian Constitution. यानी जो CGA है वो आर्टिकल 150 में है, ठीक है, आर्टिकल 150 में। अब देखिए, अब ये है क्या, इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये दोनों सेंटेंस हैं। अभी दीपक दास बने हैं, दीपक दास बने हैं, तो दीपक दास जो है अभी नए हैं, तो अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया है और ये सी आंसर है इसका, दोनों सही है। तो सबसे पहली बात पूछेगा कि CGA, कंट्रोलर जनरल अकाउंट, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाँ, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ये 158 में है, ठीक है, और 146 में क्या है, कैग, CAG। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये 150 में है, और किसके अंडर में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंस। देखो होता क्या है, एक तरह से ये सेक्रेटरिएट का काम करता है ना, जो कैग है उसी का सेक्रेटरिएट का काम करता है। नाम ही लिखा हुआ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यानी जो फाइनेंस रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं, ठीक है, उनको ये मॉनिटर करता है, यानी ये कैग के साथ मिलकर काम करता है। बाकी डिटेल में आपको दे दूंगा, फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये है क्या। तो ये 150 में आर्टिकल में है इसका, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर में ही काम करता है, ठीक है। तो ये है, अभी दीपक दास इसके बने, और इसमें देखो इसी जो ये जो लोग होते हैं, है ना, ये जो लोग बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये बनते हैं IES ऑफिसर होते हैं, है ना, जैसे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वैसे IRS भी बन सकते हैं, सब कुछ नहीं है, IRS भी बन सकते हैं और IAS भी बन सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये IES बनते हैं। सर IES मतलब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, है ना। अभी जो आपके इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है, सुब्रमण्यम क्या नाम है, तो वो यही है, उनके पास डिग्री यही है, UPSC कराता है इस एग्जाम को। और जो लोग कॉम मतलब डिग्री से इकोनॉमिक्स से करे होते हैं उनका होता है, खासकर ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ये लिख दीजिए थुरियन टनल, ये क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते, फिर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक ये पढ़ाई नहीं, इस पे तीसरा ये भी है, तो हाँ देखिए, इट इज द फर्स्ट एवर रोड टनल इन केरला, है ना, विच इम्प्रूव कनेक्टिविटी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये केरला की सबसे पहली रोड टनल है। रोड टनल समझते हैं, तो रोड टनल का मतलब क्या होता है पता है? सर थर्ड तो गलत है, राजमहल की पहाड़ी। हाँ देखिए ये है, अब आंसर कम से कम आधे में तो आप आ ही गए होगे ना, और आपने देख लिया कि राजमहल। अब राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर हैं और केरला कहाँ पर है, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां किधर हैं बताइए ना, क्यों अफरोज है गई, बताओ अफरोज, राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर है ना, बिहार और एग्जैक्ट नहीं पता, पर मिडिल और उत्तर साइड है, उत्तर पूर्व साइड। हाँ, बिहार और झारखंड में, ठीक है, राजमहल हिल्स बहुत फेमस है, तो बिहार और झारखंड के रीजन में। तो मान लीजिए तीसरा आपने ऐसे ही मान लिया गलत है, तो दो तो ऐसे गलत हो गए। अब देखते हैं, द टनल रन थ्रू द ब्यानार्ड नेशनल पार्क सेंचुरी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कोई भी एक्टिविटी की जाए, ये नेवर नेवर नेवर, यस कभी नहीं हो सकता।
ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो केवल यही सही है। और रोड टनल का मतलब होता है कि रोड के नीचे से निकाला गया टनल है ये, ठीक है, तो केरला का पहला है। बाकी आपसे इसने जो ये किसने बनाया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, श्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है, और ये त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक, है ना, ठीक है। तो इस टनल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी केरला और तमिलनाडु की, ठीक है, केरला और तमिलनाडु कनेक्टिविटी बढ़ेगी। थोड़ा सा अगर आपको एक कॉन्सेप्ट वे में इसको समझना हो, तो जब भी हम कोई टनल बनाते हैं, जब भी कोई हम ब्रिज बनाते हैं, तो पहला हमारा पर्पस होता है रिड्यूस द डिस्टेंस, है ना, सबसे पहला पर्पस होता है हमारा रिड्यूस डिस्टेंस, डेवलपमेंट, फास्ट कनेक्टिविटी, यही तो होता है कि डिस्टेंस को कम करना है और कनेक्टिविटी को फास्ट करना है। टनल हो, ब्रिज हो, बाईपास हो, इनका सबका पर्पस एक ही होता है, ठीक है, टनल, बाईपास, ब्रिज, रिड्यूस डिस्टेंस एंड फास्ट कनेक्टिविटी, ये दो पर्पस होते हैं इनके, ठीक है। तो ये भी बन सकता है, किस किस को जोड़ेगा ये, तो कुथरियन सुरंग केरला और तमिलनाडु के बीच में ये कनेक्टिविटी बनाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, और शायद आगे क्वेश्चन नहीं है, ये था, तो ये कुछ देख लेना आप, हो सकता है कभी आपसे ये और भी पूछ सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कथुरियन टनल, तो कोई भी टनल हो, है ना, तो कोई भी टनल हो, कोई भी ब्रिज हो, कोई भी बाईपास हो, कोई भी हाईवे हो, हाईवे तो खैर फास्ट कनेक्टिविटी होती है, डिस्टेंस रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन ब्रिज, टनल और बाईपास, इनसे दोनों चीजें होती हैं, डिस्टेंस रिड्यूस होती है और कम्युनिटी और फास्ट कम्युनिटी डेवलप होती है, क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये था, बाकी मैं आपको ये जल्दी आपको भेज दूंगा पीडीएफ। सर सेकंड वाला क्या बोले? हमने कहा कि ब्रिज हो, टनल हो या बाईपास, बाईपास बना देते हैं यहाँ से, बाईपास, ब्रिज, ओवर ब्रिज या ब्रिज, तो इन तीनों का एक ही पर्पस होता है, रिड्यूस डिस्टेंस एंड क्रिएट फास्ट कम्युनिकेशन, है ना, तो ये चीजें होती हैं, और ये बहुत जरूरी होता है हमारे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट, बहुत से इससे प्रॉफिट है हमें, ठीक है, फ्यूल हमारा बचेगा, इमरजेंसी में हमें काम आएगा, है ना, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी, जो हमारे डेली वर्कर्स हैं उनकी फास्ट हो जाएगा, तो ये चीजें हैं। तो ये था, आप एक बार ऑस्ट्रेलिया को फाइनल कर लेना, उसका नोट्स बना लेना, अलग रख लेना, और 2-3 पेज अलग छोड़ देना, ठीक है, और जो भी न्यूज आती है उससे रिलेटेड उसको देखना। हाँ, अभी इसको मैं थोड़ी देर में पीडीएफ बना के, जस्ट मैं बना के उठूंगा यहाँ से, तो अभी मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ इसको।